बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 14 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी थी, मगर इस मौके पर भी अब्दुर्रहमान की ज़हानत काम आई थी और वो एक मरतबा फिर बच निकले थे। लेकिन प्रताप सिंह को यकीन था कि किम और चीफ आंग उनके पीछे बैंकॉक भी ज़रूर आएंगे। अब्दुर्रहमान 1-1.5 घंटा उनके पास कमरे में रुका रहा। उसने सानफू नामी एक शख्स का फ़ोन नंबर दिया कि अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो उससे रब्ता कर लिया जाए। उमर अब्दुर्रहमान के जाने के बाद प्रताप सिंह ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सूटकेस में से अपने कपड़े और शेविंग किट निकाल कर बाथरूम में घुस गया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। चल भाई काके, तू भी नहा कर कपड़े बदल ले, फिर खाना खाने चलेंगे, बड़ी भूख लग रही है। उसने वजदान को कुर्सी से उठाकर बाथरूम की तरफ धकेल दिया। मैं नहाकर अपने कपड़े पहनूंगा चाचा, वजदान बोला। नहीं, 1-2 दिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। उसके बाद तू जो कपड़े मर्जी आए पहन लेना। प्रताप सिंह ने यह कहते हुए सूटकेस में से एक और खूबसूरत फ्राक निकालकर बेड पर फेंक दी। वो तकरीबन 9 बजे होटल से निकले। कुर्बा जवार में वाकई एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने खाना खाया और फिर रेस्टोरेंट से निकलकर वो एक तरफ चलने लगे। प्रताप सिंह ने वजदान का हाथ पकड़ रखा था। इस वक्त भी सारी दुकानें खुली हुई थी और सड़कों पर खासी रौनक थी। वो मुख्तलिफ ज़ेली सड़कों पर घूमते हुए सोए एलियन चाय यार्ड पर आ गए। उस सड़क पर भी बड़े बड़े स्टोर और शॉपिंग सेंटर बने हुए थे। प्रताप सिंह एक जगह रुक गया। सड़क की दूसरी तरफ रेडीमेड गारमेंट्स और टेलरिंग की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान का मालिक एक सिख था। उत्तम सिंह कई साल पहले सिंगापुर में हुआ करता था। वहां भी उसने टेलरिंग की दुकान खोली थी, मगर उससे ज्यादा कामयाबी नहीं हुई थी और वो बैंकॉक आ गया। यहाँ पहले उसने छोटी सी दुकान खोली और अब एक बहुत बड़े गारमेंट्स स्टोर का मालिक था। टेलरिंग के हवाले से भी वो बैंकॉक में खासी शोहरत रखता था। प्रताप सिंह अपने बिजनेस के सिलसिले में जब भी बैंकॉक आता उत्तम सिंह से जरूर मिलता। इस वक्त भी उत्तम सिंह उसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। तुम तो कहते थे तुम्हारी कोई औलाद नहीं, ये लड़की कौन है? उत्तम सिंह ने पूछा। ये लड़की मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज है, प्रताप सिंह ने कहा। तुमने भी मुझ पर तंज किया था कि मैंने दाढ़ी और केस क्यों मढ़वा दिए थे, तो ये सब कुछ इसी की खातिर है। ये लड़की नहीं लड़का है। क्या? उत्तम सिंह उछल पड़ा। प्रताप सिंह चलने में खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे बताने लगा कि उसने अपनी दाढ़ी और केस की कुर्बानी क्यों दी थी और इस लड़के का हुलिया तब्दील क्यों किया था और ये कि वो सिंगापुर से भागकर यहाँ क्यों आया था। ओह, उत्तम सिंह के मुंह से बेइख्तियार निकला। मैं समझता हूँ कि बैंकॉक में सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कौन? प्रताप सिंह ने पुरुमीद नजरों से उसकी तरफ देखा। महाराज वांग विंग याए, उत्तम सिंह ने जवाब दिया। वो एक बख्शू है, लेकिन उसे थाईलैंड में मोए थाई किक बॉक्सिंग पर अथॉरिटी समझा जाता है और उसकी उम्र इस वक्त अगरचे 70 बरस के करीब है, लेकिन वो जवानों से ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर है। बैक वक्त लड़ने वाले 2-4 आदमियों को तो वो खातर में नहीं लाता। कई साल पहले मैंने भी मोए थाई किक बॉक्सिंग का फन उससे सीखा था, लेकिन आजकल उससे मिलना बहुत बड़ा मसला है। क्यों? प्रताप सिंह ने उसे घूरा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर धर्म सेवक बन गया है। कई रोज तो वो टेंपल से बाहर नहीं निकलता। इस शहर में उसके हजारों शागिर्द हैं जो मोए थाई के नामी ग्रामी मास्टर समझे जाते हैं। महाराज वांग विंग याई से मिलने के लिए उन्हें भी कई रोज तक इंतजार करना पड़ता है। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है, मैं उसे मिलने की कोशिश करता हूँ, प्रताप सिंह ने कहा। हुलामफोंग रेलवे स्टेशन से जरा आगे ट्रैम्प टेंपल है, उत्तम सिंह ने बताया। बहुत बड़ा टेंपल है। रोजाना हजारों की तादाद में बुद्धा के पैरोकार यहाँ आते हैं। दिन के वक्त उससे मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता, अलबत्ता रात को कोशिश की जा सकती है। तुम ऐसा करो, कल इसी वक्त मेरे पास आ जाना। मैं उसके एक शागिर्द मास्टर फू फांग से बात करूंगा। हो सकता है उसकी वजह से कुछ आसानी हो जाए। तो ठीक है, मैं कल आऊंगा, प्रताप सिंह ने कहा। कुछ देर बाद वो उत्तम सिंह की दुकान से निकल आए। वैदान थका हुआ था और सोना चाहता था। प्रताप सिंह उसे लेकर होटल वापस आ गया। दूसरे दिन फिर वो उत्तम सिंह की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन उसे मायूसी ही का सामना करना पड़ा। उत्तम सिंह ने बताया कि मास्टर फू फांग मोए थाई के एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए चियांग माई गया हुआ है और उसकी वापसी 3 दिन बाद होगी। प्रताप सिंह वजदान को लेकर दुकान से निकल आया। कुछ ही फासला तय करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका ताकुब किया जा रहा है। उसने कई मरतबा मोहतात अंदाज में इतराफ में देखा, लेकिन 20 लोगों की मौजूदगी में यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उनका ताकुब कौन कर रहा था। प्रताप सिंह की छठी हिस्स उसे किसी किस्म के खतरे से आगाह कर रही थी। वो वजदान को लेकर होटल वापस आ गया। वो कमरे में बैठा सोचता रहा, हो सकता है उसका वहम हो, लेकिन रात 1 बजे तस्दीक हो गई कि ये उसका वहम नहीं था। कमरे में एक तरफ रखे हुए टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। या उसे कौन फोन कर सकता है? फिर उसे ख्याल आया कि शायद उत्तम सिंह ने वांग विंग से मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया हो और उसे इतला देने के लिए फोन किया हो। उसने बेड पर सोए हुए वैदान की तरफ देखा और उठकर रिसीवर उठा लिया। आपके लिए कॉल है मिस्टर सिंह, ये होटल की ऑपरेटर की आवाज थी। चलने में खामोशी रही और फिर एक आवाज सुनाई दी।
میں دارا بول رہا ہوں پرتاپ سنگھ، تم میری نظروں سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ کوالالمپور میں کم سے حماقت ہو گئی تھی، وہ تمہیں اور وحیدان کو شناخت نہیں کر سکا۔ تم نے اس لڑکے کی خاطر اپنے دھرم کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے واقعی بہت بڑی قربانی دی ہے، اور تم نے اس کا حلیہ بھی بہت خوب بدلا ہے۔ کم جیسا گاگ آدمی دھوکہ کھا گیا، لیکن دیکھ لو ہم نے تمہیں بینکاک پہنچنے کے دوسرے دن ہی تلاش کر لیا۔ تم جو کچھ بھی کر لو، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم اس لڑکے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن مجھے واقعی حیرت ہے تم نے ہمیں تلاش کیسے کر لیا؟ پرتاپ سنگھ بولا۔ بینکاک جیسے شہر میں جہاں انسانوں کا جنگل آباد ہے، کسی کو تلاش کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، دارا نے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہاں اپنی برادری کے کسی آدمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہاں کم کے تعلقات کام آئے اور اس نے اپنے مقامی دوستوں کی مدد سے بعض سکھوں کی نگرانی شروع کرا دی، اور اس طرح تم ہماری نظروں میں آ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کہا گیا، میں تمہیں صبح 10 بجے کا وقت دے رہا ہوں۔ اگر تم اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بصورت دیگر تم دونوں کو کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ تم جو کچھ بھی کہہ لو، میری لاش پر سے گزر کر ہی تم لڑکے تک پہنچ سکو گے، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا، اور مزید کچھ کہے سنے بغیر رسیور رکھ دیا۔ اس نے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، وہ دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر جھانکنے لگا اور محتاط انداز میں چلتا ہوا رائداری کے موڑ پر پہنچ گیا، جہاں نائٹ سروس کا ایک اٹینڈنٹ کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے اسے کندھے سے ہلایا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے اور اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نامعلوم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ابھی فون پر مجھے دھمکی دی ہے، مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پرتاپ سنگھ نے یہ کہتے ہوئے جیب سے 20 امریکی ڈالر کا نوٹ نکال لیا۔ میں نائٹ سپروائزر کو بتاتا ہوں، وہ پولیس کو بلا لے گا، اٹینڈنٹ نے کہا۔ پولیس میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، پرتاپ سنگھ نے کہا، وہ لوگ سنگاپور سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تم میری مدد اس طرح کر سکتے ہو کہ مجھے کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دو۔ یہ 20 امریکی ڈالر تمہارا انعام، ہوٹل کے بل کی فکر مت کرو، 1 ہفتے کا ایڈوانس دیا ہوا ہے۔ اٹینڈنٹ کچھ ہچکچایا، پھر اس نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیا اور اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ پرتاپ سنگھ نے وحیدان کو جگایا، وہ اس طرح جگائے جانے پر کچھ بدحواس سا ہو گیا تھا۔ موت کے ان فرشتوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، پرتاپ سنگھ نے کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں ایک محفوظ جگہ پر۔ وہ اٹینڈنٹ تقریباً 15 منٹ بعد واپس آیا، میرے ساتھ آؤ اور یہ چابی رکھ لو، اس نے ایک رنگ کی پرتاپ سنگھ کے حوالے کر دی۔ پچھلی گلی میں سفید رنگ کی ایک کار کھڑی ہے، مجھے معلوم تھا کہ تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کار کی ضرورت پڑے گی، میں یہ چابی چرا کر لایا ہوں، کار تم کہیں بھی چھوڑ دینا۔ اور خوش کی تائی، پرتاپ سنگھ نے چابی لے لی اور اس کا مطلب سمجھتے ہوئے 20 ڈالر کا ایک اور نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے ساتھ آؤ، اٹینڈنٹ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرتاپ سنگھ بھی وحیدان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اس اٹینڈنٹ کے پیچھے دبے قدموں مختلف رائداریوں میں چلتے رہے اور بالآخر رقبی زینے سے نیچے آ گئے۔ اٹینڈنٹ نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھول دیا اور گلی میں آ کر چند گز دور کھڑی ہوئی سفید کار کی طرف اشارہ کر دیا۔ گلی میں کچھ اور بھی کاریں کھڑی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا وحیدان کو تقریباً گھسیٹتا ہوا لے گیا اور کار کا دروازہ کھول کر وحیدان کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ کار گلی سے نکل کر سوکم وٹ روڈ پر مڑی تھی کہ تقریباً 50 گز دور کھڑی ہوئی ایک اور کار کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ پرتاپ سنگھ کی کار کے پیچھے لگ گئی۔ پرتاپ سنگھ نے اس کار کو دیکھ لیا، وہ اپنی کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے ایکسپریس وے عبور کیا اور پھلنچڑ روڈ پر نکل آیا، اور پھر گزشتہ روز ریلوے اسٹیشن سے ٹیکسی پر جن راستوں سے آیا تھا کار کو انہی راستوں پر گھماتا رہا۔ اگرچہ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن بعض سڑکوں پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی اور پرتاپ سنگھ کم از کم 2 مرتبہ حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ فاصلہ اگرچہ بڑھ گیا تھا، لیکن وہ کار بدستور تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن سے نکل کر اس نے کار ٹریمٹ روڈ پر موڑ دی اور پھر بڑی تیزی سے اسے ایک تنگ سی گلی میں گھما دیا۔ اس طرح وہ وقتی طور پر تعاقب میں آنے والی کار کو جانسا دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ کار کو گھما کر ایک اور گلی میں لے آیا، اس طرف بھی ٹریمٹ ٹیمپل کا ایک گیٹ تھا۔ اس نے کار روک کر پچھلی سیٹ سے وحیدان کو اتارا اور اس کا بازو پکڑ کر گیٹ کی طرف دوڑا۔ وہ موٹی موٹی آئینی سلاخوں والا بہت بڑا گیٹ تھا جو اس وقت بند تھا۔ گیٹ کے اوپر تیز روشنی کا مرکری بلب جل رہا تھا۔ گیٹ کی بائیں طرف لوہے کی سلاخوں ہی سے ایک تنگ سا راستہ بنا ہوا تھا جس سے بمشکل 2 آدمی پہلو بہ پہلو گزر سکتے تھے۔ پرتاپ سنگھ وحیدان کو کھینچتا اس راستے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بہت وسیع و عریض صحن تھا، دائیں طرف پیگواڑ کی طرز کی ایک مختصر سی عمارت تھی اور سامنے صحن کے اس پار ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ پرتاپ وحیدان کو کھینچتا ہوا پہلے دائیں طرف والی عمارت کی طرف دوڑا۔ ٹھیک اسی لمحے تعاقب کرنے والی وہ کار گیٹ کے سامنے رکی اور 2 آدمی اتر کر گیٹ کی طرف دوڑے۔ پرتاپ سنگھ مڑ کر مرکزی عمارت کی طرف دوڑا۔ بھاگ دوڑ کی آوازیں سن کر پہلو والی چھوٹی عمارت کا ایک دروازہ کھلا اور ایک بخشو مقامی زبان میں چیخنے لگا۔ پرتاپ سنگھ اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر مرکزی عمارت کی طرف دوڑا اور پھر فضا اچانک ہی فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔
कई गोलियां प्रताप सिंह और वैदान के आसपास से गुजर गई। मरकजी इमारत का शीशे वाला बुलंद दरवाजा खुल गया। शायद कोई बख्शू बाहर आना चाहता था, मगर फायरिंग की आवाज ने उसे अंदर ही रहने पर मजबूर कर दिया। प्रताप सिंह वैदान को खींचता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया। सामने चबूतरे पर फास्टिंग बुद्धा का बहुत बड़ा मुजस्समा था। फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। कई गोलियां प्रताप सिंह की पुश्त में महफूज हो गईं। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वो लड़खड़ा गया। उसने वैदान को अपने सामने खींच लिया और फिर इस तरह गिरा कि वैदान उसके नीचे दब गया। वैदान के मुंह से भी एक खौफनाक चीख निकल गई। फायरिंग रुक गई। शहर में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर बड़ी उजलत में कार के रवाना होने की आवाज सुनाई दी। वैदान प्रताप सिंह की लाश के नीचे दबा हुआ चीख रहा था। उसने एक बार फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। उसका दम घुटने लगा। उसने एक मरतबा फिर चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके हल्क में घुट कर रह गई। उसकी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। वैदान को जब दोबारा होश आया तो उसका सर एक बूढ़े आदमी की गोद में रखा हुआ था। होची मन की तरह की दाढ़ी, मूंछों की जगह बेतरतीबी से बिखरे हुए चंद बाल, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई और उस बूढ़े शख्स की आंखों में अजीब सी कशिश थी। वो महाराज वांग विंग जाए था। वांग विंग के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने वैदान को गोद में उठा लिया और बुद्धा के मुजस्समे के सामने से होता हुआ एक तरफ चलने लगा। वैदान अजीब सी नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। चंद मिनट पहले जो हुआ था वो वैदान को दहला देने के लिए काफी था। होश में आने के बाद भी उसके दिमाग में सनसनाहट होने लगी थी और उसे अभी तक पूरी तरह ये इदराक नहीं हो सका था कि उस पर क्या बीत चुकी है। उसे तो बस इतना याद था कि प्रताप सिंह उसे लेकर दौड़ता हुआ टेंपल में घुस गया था। तवील सहन में दौड़ते हुए उसने अपने अकम में दौड़ते हुए कदमों, किसी के चीखने और फिर फायरिंग की आवाजें सुनी थी। प्रताप सिंह उसे लेकर टेंपल के अंदरूनी मरकजी दरवाजे में दाखिल हो गया था और फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी थी। प्रताप सिंह ने उसे अपने सामने खींच लिया और फिर चीखता हुआ इस तरह गिरा था कि वैदान उसके नीचे दब गया था। वो खौफ और दहशत से बुरी तरह चीख रहा था और फिर उसकी आंखों के सामने तारीकी छाती चली गई थी और अब होश में आने पर उसने अपने आप को एक बूढ़े की आगोश में पाया था। वो महाराज वांग विंग जाए था, जिसे गोद में उठाए महात्मा बुद्ध के मुजस्समे वाले चबूतरे के पीछे एक तंग सी रायदारी में चल रहा था। अपने आप को एक पुरस्कार बूढ़े की आगोश में पाकर वैदान के जहन पर एक बार फिर खौफ गालिब आने लगा। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक और मगनातीसी कशिश थी। वैदान उसके चेहरे से नजरें हटाना चाहता था, मगर कामयाब ना हो सका। लगता था उस पुरस्कार बूढ़े की नजरें उसकी रूह की गहराइयों तक उतरी जा रही हों। महाराज वांग विंग जाए एक और राहदारी में दाखिल होकर एक दरवाजे के सामने रुक गया। उसने पैर की ठोकर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर हल्की सी ठोकरें मारी, मगर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बूढ़े ने कदरे जोर से ठोकरें मारी। इस मर्तबा नतीजा खातिर ख्वाह निकला और दरवाजा खुल गया। वही खूबसूरत लड़की थी। उम्र 22-23 साल के लगभग रही होगी। वो गहरी नींद से जागी थी। आंखों में सुर्खी और बाल बिखरे हुए थे। उसने गिरवे रंग की एक चादर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह लपेट रखी थी कि ऊपर के दोनों सिरे गर्दन के पीछे गिरा में बंधे हुए थे, जबकि नीचे वाले सिरे कमर पर बंधे हुए थे। इस तरह उसके जिस्म का सामने का हिस्सा पूरी तरह छुप गया था। उसके जिस्म के निचले हिस्से पर ऐसी चादर लुंगी की तरह लिपटी हुई थी। उसका चेहरा सूता हुआ था। सुर्ख आंखों में नींद भरी हुई थी और देहन पर भी गालबन गुनूदगी सी तारी थी। लेकिन उस बूढ़े को देखकर उसकी नींद गायब हो गई। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोनों हाथ आगे बांध लिए और उसके सामने झुक गई। महाराज विंग वांग जाए ने तेज लहजे में कुछ कहा। वो एकदम सीधी हो गई और कुछ कहे बगैर वैदान को बूढ़े की गोद से लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। वैदान की आवाज किसी कदर बहाल हो रहे थे। उसने लड़की की आगोश में मुंतकिल होने की बजाय एक पैर नीचे लटका दिया और बूढ़े की गोद से निकलने की कोशिश करने लगा। बूढ़े ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर आहिस्तगी से नीचे उतार दिया। उसने गालिबन थाई जबान में नरम लहजे में कुछ कहा, मगर वैदान एक लफ्ज भी ना समझ सका। महाराज ने लड़की की तरफ देखकर फिर तेज लहजे में कुछ कहा और वापस मुड़ गया। लड़की चलने में महाराज वांग विंग जाए को जाते हुए देखती रही। फिर उसने वैदान का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वैदान परेशान नजरों से इधर उधर देख रहा था। कमरा खासा वसी था। छत बहुत ऊंची और दीवारें बिल्कुल सपाट थी। एक दीवार के करीब 3-4 फुट ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई 1.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। चबूतरे पर महात्मा बुद्ध का तकरीबन 1 फुट ऊंचा एक मुजस्समा रखा हुआ था। उसके सामने ऐश ट्रे नुमा एक बहुत खूबसूरत ट्रे रखी हुई थी, जिसमें लोबान या इससे मिलती जुलती कोई चीज सुलग रही थी। कमरे की एक दीवार के करीब फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी। दीवार के करीब एक छोटा सा रैक इस्तादा था, जिसमें चंद किताबें रखी हुई थी। उन चीजों के सिवा कमरे में और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की पातोंग रहबा थी। वो वैदान का हाथ पकड़े हुए उसे फर्श पर बिछी हुई चादर के करीब ले आई और दिलचस्प नजरों से उसका जायजा लेने लगी और फिर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में
वहशत सी भर गई। वहीदान का फराक खून आलूद था, बाहों और टांगों पर भी खून लगा हुआ था। पातोंग उसकी बाहों और टांगों को छूकर देखने लगी, फिर उसके पूरे जिस्म को टटोल डाला। किसी मौके पर भी वहीदान ने तकलीफ का इजहार नहीं किया था। पातोंग के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। वो जख्मी नहीं था, उसके लिबास, बाहों और टांगों पर खून कहीं और से लगा था। वहीदान ने भी पहली मर्तबा अपने लिबास और जिस्म पर खून को देखा। उसकी आंखों में वहशत सी तैर गई और फिर यकायक उसे याद आ गया कि गोलियां चली थी और प्रताप सिंह चीखता हुआ उसके ऊपर ढेर हो गया था। वो यकीनन जख्मी हुआ था और ये खून उसी का था। वो पुरस्रार बूढ़ा उसे तो यहाँ उठा लाया था, लेकिन प्रताप सिंह के बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि वो किस हाल में था, वो जिंदा था भी या नहीं। वहीदान काम कर रह गया, इससे आगे वो नहीं सोच सका था। पातोंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसे दोनों बाहों से पकड़कर बड़ी दिलचस्प नजरों से देखने लगी। वहीदान ने लड़कियों वाला लिबास पहन रखा था। नाक में काले धागे की नथनी थी और कानों में बालियां थी। गोरी चिट्टी रंगत, चेहरे के दिल फरेब नकूश और सुर्ख होंठ। वो उसे लड़की ही समझ रही थी और उसे ये समझने में भी देर न लगी कि उसका ताल्लुक किसी हिंदुस्तानी फैमिली से था। बैंकॉक में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी आबाद थे। उसने बहुत सी ऐसी हिंदुस्तानी लड़कियों को देखा था जिनकी नाक में इस तरह की काले धागे की या सोने और चांदी की नथनी होती थी। पातोंग चलने में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने थाई जबान में कुछ कहा भी था, मगर वहीदान एक लफ्ज भी नहीं समझ सका था और हुंकों की तरह उसकी तरफ देखता रहा। पातोंग उठकर खड़ी हो गई। उसने किताबों वाले रैक के ऊपर दीवार में बनी हुई एक अलमारी खोली। चलने में अलमारी के अंदर कुछ देखती रही, फिर गिरवे कपड़े की एक चादर बाहर निकाल ली। उसने चादर को फर्श पर डाल दिया और वहीदान के फराक के पीछे की जिप खोलने लगी। वहीदान को समझने में देर न लगी कि वो क्या करना चाहती है। वो मचलकर मुजाहमत करने लगा। पातोंग थाई जबान में बड़बड़ाते हुए फराक की जिप नीचे की तरफ खींचती चली गई और जब उसने फराक नीचे खींचा तो उसके साथ चड्डी भी खींचती चली गई और फिर पातोंग चीखती हुई उठकर खड़ी हो गई। वो चलने में परेशान निगाहों से वहीदान को देखती रही, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। वहीदान बदहवास सा अपनी जगह खड़ा था। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए फैल गए थे। उसका राज खुल गया था। वो लोग उसे अब तक लड़की समझते रहे थे और ये राज खुलने के बाद कि वो लड़की नहीं लड़का है, पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। इसका दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए। इसने चड्डी ऊपर खींचकर दोबारा फराक पहन ली, लेकिन वो पीछे की जिप नहीं लगा सका था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसने दरवाजा खोल भी लिया, मगर एक कदम बाहर निकलते ही रुक गया। वो कहाँ जाएगा? प्रताप सिंह के बारे में भी पता नहीं था कि वो किस हाल में है और कहाँ है। उसका कोई ठिकाना नहीं था। भयानक मौत कदम कदम पर उसका पीछा कर रही थी। ऐसी हालत में यही जगह उसके लिए महफूज थी। उसने अभी तक सिर्फ उस पुरस्रार बूढ़े और इस लड़की को देखा था। इन दोनों का सलूक मुशफ़क़ाना था। ये लोग उसके दुश्मन नहीं थे, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके लिए यही जगह सबसे ज्यादा महफूज थी। वो अंदर आ गया और आहिस्ते से दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरे के वस्त में खड़ा इधर उधर देखने लगा। सफार दीवारों पर एक ही कहानी लिखी हुई नजर आ रही थी। मौत के फरिश्ते उसके ताक़ुब में थे और वो अब तक उनसे बचता रहा था। प्रताप सिंह उस पर जिंदगी का साया बना हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ है और किस हाल में है? वहीदान ये सब कुछ जानने के लिए बेचैन था। वो लड़की भी उसे कमरे में छोड़कर भाग गई थी। शायद उस बूढ़े को उसके बारे में बताने गई थी। उसके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। एक गुबार सा था जो दिमाग में भरता जा रहा था। उसने चबूतरे पर रखे हुए महात्मा बुद्ध के मुजस्मे की तरफ देखा। बुद्ध के होंठों की मुस्कुराहट से उसे कुछ हौसला मिला। वो छोटे छोटे कदम उठाता वो मुजस्मे के साथ जा खड़ा हुआ। बुद्ध के होंठों की मुस्कुराहट शायद उसे ये पैगाम दे रही थी कि जिंदगी के मुसाइब में गिर कर भी मुस्कुराना सीखो। वहीदान मुजस्मे को देख रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर पीछे घूम गया। पातोंग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर और आंखों में उलझन के तासरात नुमाया थे। वो करीब आकर चलने में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे फर्श पर बिछी हुई चादर पर ले आई और कुछ कहते ही उसका फराक उतारने लगी। इस मर्तबा वहीदान ने कोई मुजाहमत नहीं की और इस मर्तबा चड्डी भी अपनी जगह से नहीं सिरकी थी। पातोंग ने खून आलूद फराक तय करके एक तरफ रख दिया और उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर ले आई। राहदारियों में घूमने के बाद वो एक कुशादा बाथरूम में आ गए। एक तरफ बाहर टब भी था जो पानी से भरा हुआ था। उसके ऊपर दीवार के साथ एक शेल्फ पर चंद बोतलें रखी हुई थी। पातोंग ने एक बोतल उठाकर सियाल के चंद कतरे पानी में टिपकाए और वहीदान की तरफ देखने लगी। वहीदान उसकी निगाहों का मतलब तो समझ गया था, मगर उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। पातोंग उसका हाथ पकड़कर बेसिन के पास ले गई। पहले उसके खून आलूद बाजू धुलाए और फिर टांगे। वहीदान दरवाजे की तरफ वापस मुड़ना चाहता था कि पातोंग ने उसे बाजू से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए टब की तरफ इशारा करने लगी और फिर वहीदान चड्डी उतारे बगैर टब में घुस गया। पानी में बड़ी मशहूर कुंसी महक थी। वो पानी में बैठा रहा और पातोंग उसे मल मल कर नहलाती रही और मिलाकर वो टब से बाहर आ गया। पातोंग
पातोंग खूंटी पर टंगा हुआ बड़ा सा तौलिया उठाकर उसका जिस्म रगड़ने लगी। वहीदान ने उसे तौलिया लेकर जिस्म पर लपेट लिया और गीली चड्डी उतारकर टब के करीब ही फर्श पर डाल दी। पातोंग उसे दूसरे कमरे में ले आई और उसके जिस्म पर लिपटा हुआ तौलिया उतारकर गिरवे रंग की चादर साड़ी की तरह उसके जिस्म पर लपेट दी और उसे बैठने का इशारा किया तो उसके करीब ही फर्श पर बिछी हुई चादर पर बैठ गया। सबाई डी रेहू, पातोंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने थाई जबान में पूछा था कि अब वो कैसा है या क्या महसूस कर रहा है। वहीदान ने सिंगापुर में रहते हुए मैडरन जबान तो अच्छी खासी बोलना सीख ली थी, लेकिन इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल और समझ सकता था। जजीरे पर उर्दू, हिंदी और पंजाबी जबानें भी बोली जाती थी। वहां थाई बाशिंदे भी मौजूद थे, लेकिन वहीदान का कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए वो थाई जबान का एक लफ्ज भी नहीं समझता था। इस वक्त भी उसकी समझ में नहीं आ सका था कि पातोंग ने क्या कहा था। खून जीव आराई, तुम्हारा नाम क्या है? पातोंग ने पूछा। वहीदान इस मर्तबा भी हुक्कों की तरह उसकी तरफ देखता रहा। पातोंग ने एक जुमला और कहा। वहीदान इस मर्तबा भी कुछ नहीं समझ सका। पातोंग के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो कुछ देर तक उसके चेहरे को तकती रही, फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चौंक गई। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। वही बूढ़ा था जो वहीदान को गोद में उठा कर लाया था। उसे देखकर न जाने क्यों वहीदान पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। महाराज वांग विंग जाए ने उसकी तरफ देखते हुए थाई जबान में कुछ कहा, लेकिन वहीदान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इससे पूछने की कोशिश कर चुकी हूँ कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, मगर ये थाई जबान नहीं समझता। पातोंग ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा। उसका लहजा और अंदाज़े तखातिब बहुत मोहतबाना था। क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो लड़के? महाराज वांग विंग ने वहीदान की तरफ देखते हुए अंग्रेजी में कहा। ओह यस, वहीदान जल्दी से बोला। चाचा प्रताप कैसा है? उसे शायद गोली लगी थी। मेरे साथ आओ महाराज, वांग विंग जाए ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। फिर पातोंग से थाई जबान में कुछ कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वहीदान भी उसके पीछे चल पड़ा। वो दोनों कमरे से निकलकर मुख्तलिफ रायदारियों में चलते रहे। बाज रायदारियां तो काफी कुशादा थी और बाज तंग। एक मौके पर वो 5-6 सीढ़ियां भी उतरे थे और फिर एक रायदारी का मोड़ घूमते हुए महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीदान को अच्छी तरह याद था कि प्रताप सिंह के साथ वो कार से उतरकर दौड़ता हुआ एक बहुत बड़े वाट बुद्धा खानकाह में दाखिल हुआ था। उसने प्रताप सिंह के साथ गिरने से पहले महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा मुजस्समा भी देखा था, लेकिन उसे हैरत थी कि ये कौन सी जगह थी। तय खाने और रायदारियां। उसे अगरचे इन रायदारियों और तय खानों से खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो उस बूढ़े की तरफ से मुतमईन था कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बूढ़े का अब तक का रवैया दोस्ताना था और पातोंग भी उसके साथ बड़े हमदर्दाना तरीके से पेश आई थी। उसे अपने हाथों से नहलाया था और उसका लिबास तब्दील किया था। मिलाकर वो एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे में भी एक चबूतरे पर बुद्धा का एक छोटा सा मुजस्समा नस्ब था। एक तरफ दीवार के साथ स्याह पत्थरों के एक लंबा सा चबूतरा था, जिसके एक तरफ तकिए की तरह का मामूली सा उबार था। वहीदान को समझने में देर न लगी कि ये चबूतरा बेड के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसकी दूसरी तरफ रैक थे जो किताबों से भरे हुए थे। फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी। बूढ़े ने वहीदान को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज योगा के स्टांस आसन से मिलता जुलता था और इस उम्र में भी उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी। मामूली सा झुकाव भी नजर नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और चाचा प्रताप कहाँ है? वहीदान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्रताप गालिबन वो आदमी है जो तुम्हारे साथ खानकाह में दाखिल हुआ था, महाराज वांग विंग जाए ने पूछा। हाँ वो मेरा चाचा है, उसे शायद गोली लगी थी, वहीदान ने कहा। हाँ उसे गोलियां लगी थी, वांग विंग जाए ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा लड़के, तुम्हारा चाचा अब इस दुनिया में नहीं, उसका जिस्म गोलियों से छिलनी हो गया था। वहीदान सन्नाटे में आ गया। एक लम्हे को तो यूं लगा जैसे उसका पूरा जिस्म मफलूज हो गया हो। वो फटी फटी सी नजरों से बूढ़े की तरफ देखने लगा।